तलपति विजय ने शपथ ले ली है और अब उनका कैबिनेट धड़ाधड़ फैसले भी ले रहा है, जिसकी चर्चा खूब है सोशल मीडिया पर, बस बना हुआ है। लेकिन अभी उन्हें बहुमत साबित करना है विधानसभा के भीतर, और इस फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले तमिलनाडु में एक बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा शुरू हो गया है। कहाँ तो एक वक्त विजय एक एक विधायक के समर्थन के लिए जूझ रहे थे, और अब एआईएडीएमके के 30 विधायकों के गुट ने विजय को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। सीवी शनमुगम और एसपी वेलुमणि के नेतृत्व वाले 30 विधायकों के दल ने विजय को सपोर्ट करने का फैसला लिया है। इनका कहना है कि जनता का मैंडेट विजय के पक्ष में है, इसलिए वो उन्हें समर्थन देना चाहते हैं। साथ ही एक बड़ा इल्जाम ये भी लगा रहे हैं कि एआईएडीएमके के जनरल सेक्रेटरी और पूर्व मुख्यमंत्री ई पलानीसामी डीएमके के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहते थे, सीएम बनना चाहते थे, जो कि तमिलनाडु की जनता के द्वारा दिए मैंडेट के खिलाफ होता। आज हम फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले तमिलनाडु में घट रही इस राजनीतिक उठापटक की बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप खबरगांव देख रहे हैं। 13 मई को तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत परीक्षण होगा। विजय को अपना बहुमत साबित करना है कि जनता का विश्वास उनके साथ है, और ये फ्लोर पर होगा, नंबर गिने जाएंगे। राज्यपाल के साथ चौथी मुलाकात के बाद विजय मुख्यमंत्री पद की शपथ ले पाए थे। कारण बड़ा सिंपल है, किसी एक पार्टी के पास में बहुमत लायक सीटें नहीं थी, ना किसी गठबंधन के पास, और जो राज्यपाल अर्लेकर थे उन्होंने ये तय कर लिया था कि जब तक आप दिखाएंगे नहीं कि आपके पास में पर्याप्त विधायक हैं, तब तक मैं न्योता नहीं दूंगा। जबकि इस चीज़ को विधानसभा के अंदर तय होना होता है। गवर्नर की तरफ से यही कहा गया था कि जो नियम है उसके हिसाब से ही सब कुछ हो रहा है, वैसे ही काम होगा। 108 सीटें जीतकर टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बनी। चूंकि विजय 2 सीट से जीते थे तो 1 से उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, तो बहुमत परीक्षण में 11 विधायकों का समर्थन उन्हें चाहिए होगा, यानी कि कुल 118 विधायक होने चाहिए। कांग्रेस के 5 विधायकों के समर्थन से संख्या पहुंची 112। 107 से 5 जोड़े 112 हो गया। सीपीआई और सीपीएम के 4 विधायकों के बाहरी समर्थन से संख्या 116 पहुंचती दिख रही है। इसके अलावा वीसीके और आईयूएमएल के 2-2 विधायकों का समर्थन भी प्राप्त है। एक और विधायक ने समर्थन का ऐलान किया है। संख्या 120 तक पहुंचती दिख रही है, 120 121। खुले तौर पर इन 120 विधायकों का समर्थन विजय को मिल चुका है, जिसके आधार पर राज्यपाल ने उन्हें शपथ दिलाई थी। 120 का आंकड़ा इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि विजय की पार्टी टीवीके से आने वाले एक विधायक आर श्रीनिवास सेतुपति बहुमत परीक्षण में वोट दे पाएंगे या नहीं, अभी साफ नहीं है। सेतुपति ने तिरुपत्तुर सीट से पूर्व मंत्री और डीएम के नेता केआर पेरियाकरुप्पन को 1 वोट से हराया था, और इस नतीजे को पेरियाकरुप्पन ने मद्रास हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। यहां से शुरुआती फैसला क्या आया कि भले ही हम इस चुनाव को रद्द नहीं करते हैं, लेकिन ये आदेश देते हैं कि सेतुपति बहुमत परीक्षण में हिस्सा न लें। अब सेतुपति हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज देने दिल्ली आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट सेतुपति को 13 मई को यानी बहुमत परीक्षण के दिन ही सुनने वाला है। अब कैच ये है कि पेरियाकरुप्पन भी सेतुपति के पीछे पीछे सुप्रीम कोर्ट आ गए हैं। उन्होंने केवेट पिटीशन फाइल करके सुनिश्चित कर लिया है कि कोर्ट कोई भी आदेश उन्हें सुने बिना पास नहीं करेगी। कोर्ट का आदेश आने तक क्लैरिटी बाकी रहेगी मिलना। विजय के पास अभी के लिए हम कहेंगे कि 119 विधायक हैं, बहुमत के आंकड़े से बस एक ज्यादा। लेकिन अन्ना डीएमके में फूट ने उनके लिए राह बहुत आसान कर दी है, क्योंकि ये फूट हुई ही विजय को सपोर्ट करने के नाम पर है। यह कम से कम ऐसा कहा तो जा रहा है, या कहलवाया तो यही गया है। बहुमत परीक्षण से ठीक पहले एआईएडीएमके के लगभग 2/3 विधायकों ने विजय के समर्थन का ऐलान किया है। विधानसभा में अन्ना डीएमके की कुल संख्या 47 विधायकों की है। इनमें से 30 विधायकों का गुट टूट गया है, ये कहकर कि बहुमत परीक्षण में वो विजय को ही वोट देने वाले हैं। अब एआईएडीएमके में ये फूट जो हुई है, ये विजय को समर्थन देने या न देने से कहीं बड़ी होगी, क्योंकि विजय 120 से 119 विधायकों के साथ सेफ ही थे। तब एआईएडीएमके में फूट की आवश्यकता क्यों पड़ी? लोग कह भी रहे थे लगातार कि एआईएडीएमके टूटेगी। एआईएडीएमके सरकार में कानून मंत्री रहे सीवी शनमुगम ने पार्टी के जनरल सेक्रेटरी एडप्पादी पलानीसामी पर आरोप लगाया है, ये सीएम भी रहे पलानीसामी, कि इन्होंने चुनाव नतीजों के बाद डीएमके के साथ मिलकर सरकार बनाने की कोशिश की, और वो आगे भी ऐसा कर सकते हैं। इसलिए तमिलनाडु की जनता के जो मैंडेट है उसकी रिस्पेक्ट करते हुए बहुमत परीक्षण में वो टीवीके को ही वोट करने वाले हैं। एआईएडीएमके और डीएमके की राइवलरी 54 साल पुरानी है। दोनों पार्टियां एक दूसरे की कट्टर विरोधी हैं। उत्तर भारत को समझ में आने वाला उदाहरण देना हो
तो एआईएडीएमके और डीएमके के किसी गठबंधन को ऐसे ही देखा जाएगा जैसे भाजपा और कांग्रेस मिलकर सरकार चलाएं। एआईएडीएमके डीएमके से टूटकर ही बनी पार्टी है। 1972 में जब पार्टी से निष्कासित हो गए एमजीआर, तब उन्होंने एआईएडीएमके का गठन किया था और तब से दोनों पार्टियों ने ही तमिलनाडु की सत्ता संभाली है। बिटर राइवल्स हैं। पहली बार है कि जब किसी नई पार्टी ने इन दोनों द्रविड़ पार्टीज को पीछे छोड़ते हुए मैंडेट अपने पक्ष में किया। लगभग एमजीआर के ही तरह का करिश्मा बताया जा रहा है विजय को, लेकिन एमजीआर आते थे एक आइडियोलॉजिकल पोजीशनिंग से। विजय ने अभी तक की ऐसी कोई बात सार्वजनिक नहीं की है। वापस लौटते हैं एआईएडीएमके में टूट पर। षणमुगम ने कहा है कि एआईएडीएमके की पूरी राजनीति ही डीएमके के खिलाफ रही है। ऐसे में अगर हम डीएमके के साथ मिलकर सरकार में बैठ जाएंगे तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका मकसद पार्टी को तोड़ना नहीं है बल्कि मैंडेट की रिस्पेक्ट करना है। एडपादी पलानीस्वामी को ही अपना नेता बताते हुए उन्होंने कहा कि वो बस डीएमके और एआईएडीएमके गठबंधन वाली किसी संभावित सरकार को रोकने के लिए विजय के समर्थन में खड़े हैं। 47 में से 30 विधायकों का गुट कहीं न कहीं ये बताता है कि एआईएडीएमके की कमान एडपादी पलानीस्वामी के हाथ से फिसल रही है। अगर सिर्फ 2 और विधायक टूटते हैं तो पार्टी की जो असल कमान है वो बागी गुट के पास जा सकती है, या वो एक नई पार्टी की घोषणा कर सकते हैं, अपनी पार्टी का विलय किसी और पार्टी में भी कर सकते हैं। द वीक में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक संख्या 30 से बढ़कर 36 हो सकती है। एआईएडीएमके एनडीए का हिस्सा रहा है तो एक संभावना ये भी जताई जा रही है कि कहीं इसके पीछे भाजपा का तो हाथ नहीं, क्योंकि पार्टी के नेताओं ने ही पलानीस्वामी पर यह इल्जाम लगाया था कि 2026 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा को वो 27 सीटें दी जिस पर चुनाव जीतने की उनकी कोई तैयारी थी नहीं। पार्टी के बागी नेता ने सहयोगी दल भाजपा का समर्थन करते हुए अपने टॉप लीडरशिप की आलोचना तब की थी। एआईएडीएमके के टूटने से अगर पार्टी कमजोर होती है तो बीजेपी के लिए लॉन्ग टर्म में ये फायदेमंद ही साबित होगा। तमिलनाडु में बीजेपी अपना बेस बढ़ाना चाहती है और एक फ्रैगमेंटेड ऑपोजिशन में उसकी बार्गेनिंग पावर बढ़ सकती है। उनके पास सेंटर तो है ही। जिस तरह से एआईएडीएमके का बागी गुट अक्सर भाजपा के टॉप लीडरशिप के पक्ष में दिखता है, उससे भाजपा को ये उम्मीद मिलती रहती है कि उसके लिए परिस्थितियां कभी न कभी अनुकूल होकर रहेंगी। राजनीतिक विश्लेषक इसे डेली लेड अट्रिशन स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, खासकर इस विधानसभा चुनाव में अनदेखी के बाद। एआईएडीएमके के साथ चुनाव लड़कर बीजेपी हमेशा जूनियर पार्टनर रही और एआईएडीएमके ने उसे अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल करने का कभी मौका नहीं दिया। इस तरह के इल्जाम जो स्थानीय बीजेपी नेता हैं वो लगाते हैं। एआईएडीएमके के बागी नेताओं का ये मानना भी है कि अगर पार्टी बीजेपी से अच्छे संबंध रखने में कामयाब रहती तो चुनाव में उसकी स्थिति बेहतर हो सकती थी। क्षेत्रीय दलों का बिखरना बीजेपी के लिए अच्छा संकेत होता है। मल्टी पार्टी ऑप्शंस में वोटर्स एक मजबूत विपक्ष या एक मजबूत सरकार के रूप में बीजेपी को चुनना पसंद कर सकते हैं, और फॉर दैट मैटर कोई भी और बड़ी पार्टी। पश्चिम बंगाल के नतीजे इसी तरह का एक नतीजा है। तो ऐसे में तात्कालिक परिणाम भले न दिखे, लेकिन एआईएडीएमके की फूट भाजपा के लिए लॉन्ग टर्म में फायदेमंद साबित जरूर हो सकती है। पार्टी के 2 गुटों में खटास पहले ही दिख रही थी। एआईएडीएमके की हम बात कर रहे हैं जब दोनों गुटों के विधायक शपथ ग्रहण में अलग थलग दिख रहे थे। अब सारी नजर 13 मई के रोज होने वाले बहुमत परीक्षण पर होगी कि एआईएडीएमके के कितने विधायक पलानीस्वामी के खिलाफ जाते हैं, विजय को वोट करते हैं। इसके बाद स्पष्ट होगा कि एमजीआर और जयललिता के बाद क्या एआईएडीएमके एक बार फिर से टूट जाएगी, और आने वाले कुछ महीनों में ये भी साफ होगा कि इस टूट का असली फायदा किसे होता है, विजय को होता है या फिर किसी बैकडोर एंट्री का रास्ता तैयार होता है। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था इरशाद ने। आप देखते रहिए खबरगांव।